नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको कराने जा रहा हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोस्तों वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हमने 30 प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों गद्यांश, पद्यांश और पैडागोजी हिंदी की जो भी पूछा जाती है वो आपके सभी प्रकार के प्रश्न आपके लिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अभी आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपका पहला प्रश्न। तो दोस्तों, एक गद्यांश दिया हुआ था, उसमें से एक 31 से लेकर 39 तक गद्यांश के प्रश्न हैं। तो दोस्तों, देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हम पृथ्वी की संतान हैं, हमसे तात्पर्य है ए संसार के सभी लोग, बी हम सभी नागरिक, सी एक खास देश के लोग, या फिर डी हम भारतवासी। तो दोस्तों, गद्यांश के अंदर से ये क्वेश्चन है तो इसका उत्तर होगा हमारा ए संसार के सभी लोग। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण का संधि विच्छेद। यहाँ पर दोस्तों पर्यावरण जो शब्द है उसका आपसे संधि विच्छेद करने के लिए बोला है। संधि विच्छेद करना है तो देखते हैं। ए परधन आवरण, बी परधन यावरण, सी परिधन आवरण, या फिर डी परिधन यावरण। तो दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, परिधन आवरण। तो दोस्तों, यहाँ पर परि का जो अर्थ होता है वो होता है हमारे चारों तरफ, और जो आवरण का मतलब होता है हमें घेरे हुए। दोस्तों, जो हमें चारों तरफ घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, ये पर्यावरण में भी पूछ सकता है आपसे। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम ए पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं, बी पृथ्वी की खुदाई करते हैं, सी संसाधनों का दोहन करते हैं, या फिर डी पृथ्वी से बुरा बुरा व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सर्वनाश से उबरा जा सके। उबरा का अर्थ है, उबरा शब्द का यहाँ पर अर्थ पूछ रहा है। ए हटा, बी बचा, सी निपटा, या फिर डी तैरा। तो दोस्तों, यहाँ पर सर्वनाश से उबरा जा सके में उबरे का जो अर्थ है वो आपका हमारा ऑप्शन नंबर बी बचा होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, इसका आशय है ए बहस करना, बी सिद्ध करना, सी अपनाना, या फिर डी चरित्र चित्रण करना। तो दोस्तों, जो चरितार्थ का अर्थ है, चरितार्थ करने का जो अर्थ है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी सिद्ध करना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, बी अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं, सी व्यक्तिगत प्रयास करें, या फिर डी मिलजुल कर कार्य करें। तो दोस्तों, विश्व के सभी देशों से अपेक्षा किसकी की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अरण्यक संरक्षण का अर्थ है। तो दोस्तों, अरण्यक संरक्षण है उसका क्या अर्थ है। ए वनों की रक्षा, बी प्रकृति की रक्षा, सी पर्यावरण की रक्षा, या फिर डी सभी की रक्षा। तो दोस्तों, अरण्यक संरक्षण का जो अर्थ है वो है हमारा ए वनों की रक्षा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध है किसमें दोस्तों। ए पृथ्वी और पृथ्वीवासियों में, बी माता और पुत्र में, सी धरती और सभी देशों में, या फिर डी प्रकृति और पर्यावरण में। तो दोस्तों, जो माँ और उसकी संतान का जो संबंध है इसका कहना मतलब ये ए पृथ्वी और पृथ्वीवासियों में वही संबंध है जो माँ और पुत्र में या संतान में है। क्रूर शब्द। दोस्तों, क्रूर शब्द का अर्थ पूछा है, तो दोस्तों इसका गद्यांश से कोई मतलब नहीं है, पैराग्राफ से जो दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है। तो ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी विशेषण, या फिर डी संज्ञा। तो दोस्तों, क्रूर शब्द जो हमारा विशेषण है। तो दोस्तों, विशेषण कौन होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही हमारी विशेषण होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, 40 से लेकर 45 तक एक पद्यांश दिया हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन होंगे। ये आपको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने इसके प्रश्न की तरफ। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, पंक्ति का भाव किस में है। ए बादलों ने सूरज को ढक लिया है, बी बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया है, सी बादल सज धज कर आए हैं, या फिर डी भूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं।
तो दोस्तों इस पंक्ति का भाव जो है वो दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, बादल सज धर कर आए हैं। चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्न की तरफ। मेघों के आने से लगता है, दोस्तों मेघों के आने से यहाँ पर क्या लगता है? ए, बादल आसमान में छा गए हैं। बी, मानो कहीं उत्सव मनाया जा रहा है। सी, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों। या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मेघ के आने से क्या लग रहा है कवि को? ऑप्शन नंबर सी, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बरस बाद लूही लुधी लीनी, इस पंक्ति का भाव किस में है? ए, बादल एक बरस के बाद आए हैं। बी, बादलों ने याद किया है। सी, बादल बन सवर कर आए हैं। या फिर डी, बादल मेहमान बनकर आए हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, बादल एक बरस के बाद आए हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूरी कविता में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर जो कविता दी रखी है उसमें आपका अलंकार पूछा है, इसका इस कविता से कोई लेना देना नहीं है। ए, श्लेष अलंकार है। बी, रूपक अलंकार है। सी, मानवीकरण अलंकार है। या फिर डी, उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो दोस्तों जो ऊपर जो कविता दी रखी है उसमें आपको ऑप्शन नंबर सी, मानवीकरण अलंकार है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया? ए, झुककर प्रणाम करके। बी, प्रसन्न होकर। सी, गले लगाकर। या फिर डी, उलाहना देकर। तो दोस्तों बूढ़े पीपल का किस प्रकार स्वागत किया है? ऑप्शन नंबर ए, झुककर प्रणाम कर कर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों पाहुन जो शब्द रखा उसका यहाँ पर अर्थ पूछा है। ए, आना। बी, पालना। सी, मेहमान। या फिर डी, पैर। तो दोस्तों पाहुन शब्द का जो अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, मेहमान होगा। तो जो पाहुन जो एक शब्द है ये एक दोस्तों एक देशज शब्द है, ये आपको याद रखना है। देशज और विशेष विदेशज शब्द भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। ए, छात्रों को घर पर व्यस्त रखना। बी, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। तो दोस्तों जहाँ भी आपको या फिर बाल विकास हो या फिर पर्यावरण हो, किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ पर बच्चों को अवसर देना लिखा हो तो वही हमारा सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। देखते हैं और प्रश्न। सुलेख की योग्यता का विकास करना, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना, ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। दोस्तों जहाँ भी आपको अवसर देना लिखा रखा हो, अवसर देना, उस प्रश्न का ज़्यादातर वही उत्तर होगा। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। अनुलंब, अनुलग्न। ए, ऊर्ध्वाकार समय के अनुसार। बी, ऊपरी जुड़ा हुआ। बी, सी, अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ। या फिर डी, लंबाई के अनुसार शुभकाल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। ए, मौन पठन करना। बी, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। सी, बोल बोल कर पढ़ना। या फिर डी, द्रुत गति से पढ़ना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैं अपना सिर खुजाता हूँ, इस वाक्य में कौन सा क्रिया दोस्तों? ए, अकर्मक क्रिया। बी, सकर्मक क्रिया। सी, अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया। या फिर डी, अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं। तो दोस्तों मैं सिर खुजाता हूँ में क्या क्रिया है, कौन सी क्रिया दे रखी है? तो दोस्तों मैं सिर खुजाता हूँ आपकी बी, सकर्मक क्रिया दे रखी है। तो दोस्तों जहाँ वाक्य में कर्म का प्रयोग हो और वहाँ सकर्मक क्रिया होगी, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पहले बच्चे के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ ए, निरर्थक होती हैं। बी, सार्थक होती हैं। सी, मूर्त होती हैं। या फिर डी, अमूर्त होती हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम बच्चे के लिए जो है लिपिबद्ध जो ध्वनियाँ होती हैं वे हमारी निरर्थक होती हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? ए, नंदिनी को अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार के। दोस्तों यही इसका उत्तर ठीक हो जाए। मैंने अभी बताया था जहाँ भी बच्चों को जहाँ अवसर देने का बात आए और वह स्वयं काम कर रही है, तो दोस्तों यही आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। जहाँ भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलते हैं तो यही दोस्तों उसका उत्तर ठीक होगा। फिर भी हम और
जो विकल्प पढ़ते हैं, नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना, ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों, 20-20 बार उसे लिखवाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सी, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उनके अंक काटे जाएंगे, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। तो चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए पूजनीय, सी पूजनीय, सी पूज्यनीय, या फिर डी पूजनीय। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, पूजनीय। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। ए बच्चों द्वारा किए जाने वाला सुलेख, बी शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, सी शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, या फिर डी भाषा संबंधी गृह कार्य। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा के किस बात पर बल देना चाहिए। बच्चों का भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था, अधिक से अधिक अवसर देना। तो दोस्तों यही इसका उत्तर ठीक होगा, बच्चों का भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। फिर भी दोस्तों और विकल्प देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, ये जरूरी नहीं है कि बच्चों सभी पाठ को समझें। बच्चों को व्याकरण सिखाना, ये भी जरूरी नहीं है। स्वयं द्वारा भाषा शुद्ध प्रयोग करना, नहीं। तो दोस्तों जहाँ भी बच्चों को अवसर प्रदान होते हैं, तो दोस्तों वही उसका उत्तर ठीक होगा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ए तो दोस्तों प्रिंट मीडिया में क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ए समाचार पत्र, बी पत्रिकाएं, सी पाठ्य पुस्तक, या फिर डी विद्यालय पत्रिकाएं। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, प्रिंट मीडिया में आपका पाठ्य पुस्तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। ए सिद्धांत प्रणाली, बी व्यतिरेकिक विधि, सी व्यास प्रणाली, या फिर डी तुलना विधि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, व्यतिरेकी विधि। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। साइट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर साइट पूछी है। ए टीवी चैनल, बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, बी सी ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साइट की फुल फॉर्म क्या होती है। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाएगा, उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना, यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है। ए श्रवण कौशल का, बी लेखन कौशल का, सी बोलने के कौशल का, या फिर डी पठन कौशल का। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, पठन कौशल का। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों जो मौन पठन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ए सतही ढंग से पाठ खत्म करना, बी गहन अर्थ ग्रहण करना, सी बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, या फिर डी शांति के साथ पढ़ना। तो दोस्तों मौन पठन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर बी गहन अर्थ ग्रहण करना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। ए शब्द पढ़वाना, बी प्रश्नों के उत्तर पूछना, सी विभिन्न संदर्भों में बातचीत, या फिर डी सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो बच्चों का मौखिक भाषा का जो आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और DS स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट में लेके आऊँ। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।